कल का जो मुद्दा था तुम सबने देखा, अलग अलग, अब तो सबके पास वीडियोस हैं। सिर्फ सोनीपत की बात नहीं है, देश के कोने कोने में कल एक लोगों ने विरोध जताया और सबसे भयानक तस्वीर हमें दिल्ली की, और जो वीडियोस आज आ रही हैं वो कल से भी ज़्यादा भयावह हैं, क्योंकि कल तो वो वहाँ पे बस वीडियोस बना के लोग तितर बितर होना पड़ा। लेकिन आज जो मैं सुबह देख रही थी तो उसमें सच में देख के ऐसा लग रहा है कि ऐसी मारकाट सी मची है जिसको देख के भी मन थोड़ा विचलित हुआ। और जो बच्चे पिट रहे हैं वो 18, 20, 22 साल के यंग बच्चे हैं। एक वो डॉक्टर्स की वीडियो आपने देखी होगी, 3-4 डॉक्टर्स, वो सिर्फ इसलिए आए थे कि कोई इमरजेंसी होगी, किसी को ज़रूरत होगी तो हम मदद कर देंगे। एक होता है ना भाई, मानवता के नाते उनका कोई लिंक नहीं था, ना वो कोई विरोधी थे, ना कोई वो पट्टे बांध के नारे लगा रहे थे। वो तो बेचारे सिर्फ हेल्पिंग हैंड। बहुत लोग कहते हैं कि जेनजी में इमोशंस नहीं है, लेकिन कल की वीडियोस में आपने लोगों को सुना, मुझे लगता है अब जो पीढ़ी है ना वो हमारी पीढ़ी से ज़्यादा समझदार है हर तरीके से, क्योंकि अब ज्ञान हासिल करना कंपैरेटिवली आसान है। और कल की वीडियोस को देख के अब तुम देखो क्या हुआ कल। इस सारे को एनालाइज करें अगर हम शाम तक की स्थिति को, तो जितनी गड़बड़ियां हुई उनकी ज़रूरत नहीं थी। जो कल हमने देखा, जेपी नड्डा साहब ने वो 2 लड़के प्रतिनिधि बन के गए थे ना, 2 यंगस्टर्स, उनसे बात की। अगर ये बात 20 दिन पहले कर लेते तो क्या ये सारा ताम झाम, ये मंच पे इकट्ठे होना, नारेबाजी, इसकी जरूरत पड़ती क्या? जब वो कह रहे थे कि हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे तभी सुन ली जाती उनकी बात कि मत बैठो, हमसे बात कर लो, किस बात पे भूख हड़ताल करोगे? जब सोनम वांगचुक ने कहा कि मैं भूख हड़ताल करूंगा, उससे पहले भी तो यही डिमांड थी। भाई सोनम वांगचुक तक चेहरा थे, क्या उससे पहले ये डिमांड नहीं उठ रही थी? पहले भी यही डिमांड थी, नीट का पेपर लीक ना हो, पेपर जो लीक होते हैं इनके ऊपर रोक लगाई जाए, यही तो डिमांड थी। उसमें 1-2 बातें और जुड़ गई। जो कल हुआ उसको देख के लगता है कि इन सब चीजों की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि सरकार ने कोई स्टेप लिया ही नहीं। और हम इसीलिए क्वेश्चन बार बार उठाते हैं, बेटा ये किताबें, ये पढ़ाई जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन इसका लास्ट टारगेट क्या है तुम्हारा? नौकरी हासिल करना, वो पेपर से मिलेगी। अगर पेपर लीक होते रहेंगे तो फिर हम क्यों ही पढ़ और पढ़ा रहे हैं? और फिर तो ग्रुप डी से लेके और ये नीट, आईआईटी, ये यूपीएससी, फिर क्यों पढ़ रहे हैं लोग? कहीं ना कहीं मन में एक आस है कि अपनी गरीबी को काटने का एक तरीका हो सकता है कि हम पढ़ लिख के, अपने पेरेंट्स ने जो बहुत मेहनत करके जैसे तैसे पेट काट के तुम्हारी फीस भरी है, तुम्हें पढ़ने का मौका दिया, उसका बदला उतार सकते हैं कि हम पढ़ लिख के कामयाब हो जाएं, पेरेंट्स का बुढ़ापा और हमारी अगली पीढ़ियों की लाइफ भी सुधर जाए। लेकिन अब जो कल हम देख रहे थे उससे ये आइडिया होता है कि मोदी जी, और कल भी तुमने देखा संसद में क्या हुआ, संसद में कुछ खास हुआ ही नहीं, कोई जवाबदेही नहीं थी। कल भी मोदी जी ने इस मुद्दे पे बात ही नहीं की और बीच में सदन की कार्यवाही अपना होके और चले गए। सदन में क्वेश्चन उठा था तो कम से कम उसका जवाब तो देना चाहिए ना। और क्या रोज ऐसे भाग जाने से काम चल जाएगा? हम किसी एक पार्टी के पक्षधर नहीं, विरोधी नहीं, भाई तुम स्टूडेंट्स, मैं टीचर। हमने जो कल देखा, कुछ लोग कह रहे थे कि ये विरोधी पार्टियों ने करवाया। पता है विरोधी पार्टी कहाँ आती है? जहां लोग इकट्ठे हो जाते हैं। विरोधी पार्टी लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाती है, विरोधी पार्टी तो उस मौके का फायदा उठाना चाहती हैं। एक क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट्स इकट्ठे ही क्यों हुए? और तुमने वीडियोस देखी, उनमें से बहुतों को तो सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ों से मतलब था, पेपरों से। किसी को राजनीति का कुछ नहीं पता था, बिल्कुल नॉर्मल यंग बच्चे, 20-20, 18-18, 17-17 साल के, जिनको राजनीति से कुछ नहीं लेना। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये ना सब अंधभक्त जो इस तरह के बच्चे थे कि जो कह रहे थे पहले कि हम मोदी जी की बहुत सारी चीज़ों में पॉजिटिव देखते हैं। देखो बेटा, हर आदमी में अच्छाई और कमी होती है। मोदी सरकार जब आई थी 2014 में तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी और हम जनता के तौर पे दुखी थे। 2014 तक हमें लगता था कि कांग्रेस को हटाना चाहिए, नई पार्टी को लाना चाहिए, क्योंकि 10 साल से कांग्रेस बैठी थी और उसमें कमियां आ गई थी। सब में आ जाती हैं, एक लंबा टाइम जिसके पास पावर रहेगी ना, वो गड़बड़ियां स्टार्ट हो ही जाती हैं अपने आप। मोदी जब सरकार आई थी तो हमें एक्सपेक्टेशंस थी कि चीज़ें बदलेंगी, लेकिन आज हम 12 साल बीत गए इस बात को, हमें ऐसा लग रहा है कि जो एक्सपेक्टेशन थी वो कहीं से कहीं तक पूरी तो छोड़ो, वो जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि सबसे बेसिक चीज़ें रहेंगी वो भी खत्म हो गई। तो हमें ये एक बहुत बड़ी कमी नजर आती है। और अब एक क्वेश्चन उठने लगा कि मोदी जी बात क्यों नहीं करते? कल भी अगर हम देखें जेपी नड्डा के साथ जो बातचीत हुई है, मोदी पीएम है, इस देश का सबसे ज्यादा भरोसेमंद पद, जिसपे हम सब जनता मानती है कि हमारा, जिस इंसान को हमने चाहा कि भारत की कमान उसके हाथ में हो, वो पद उनको मिला। तो वहां बैठ के एक जिम्मेदारी भी तो होती है ना कि वो बात कर ले। और रही बात स्टूडेंट्स की,
किसानों ने जब अपना आंदोलन किया तो किसानों से भी तो बातचीत हुई ही थी बाद में जाके। ये तो समझने की बात है कि जो विरोध करता है, अगर वो लोकतंत्र में विरोध कर रहा है तो उससे बात की जानी चाहिए। भाई किस चीज का विरोध कर रहा है, क्या तेरा विरोध जायज है? अगर जायज है तो हम इस पे बात कर लेते हैं। जो स्टूडेंट्स मान लेते हैं हम गलत भी कर रहे थे, कुछ डिमांड गलत हो सकती हैं, भाई एकदम से कोई मिनिस्टर ना इस्तीफा दे, हम इसको भी मान लेते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट्स ये बात कर रहे हैं तो कम से कम बैठ के उनको बताना चाहिए ना कि बेटा ये सिस्टम होता है, राजनीति में ऐसे नहीं होता। सरकार की जो जिम्मेदारी है, खासकर पीएम की जो जिम्मेदारी है, हम सारी सरकार को एक तरफ रखते हैं, भाई हम सबके लिए एक चेहरा है इस देश की पावर का, और वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हम तो उन्हीं को मानते हैं ना सर्वे सर्वा। अगर देश में बड़े लेवल पे किसी एक खास कम्युनिटी को, किसी एक विशेष वर्ग के लोगों को दिक्कत है तो वो किससे उम्मीद करें कि वो ठीक हो जाएगी? भाई अपने पीएम से। पीएम की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, हमारी वोट की पावर से वो वहां तक पहुंचे हैं। पहले क्या कहते थे, इस देश में कहावत थी कि मनमोहन सिंह जी मौन मंत्री थे, मौन प्रधानमंत्री, वो बोलते नहीं थे। पर बेटा मनमोहन सिंह जी का उठा के, अब तो गूगल पे सब कुछ है, पढ़ के देखना, 2004 से 2014 जिस साल सरकार हटी थी इलेक्शन से, उस टाइम पर मनमोहन सिंह ने बहुत सारी, हर साल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस पता है ना, सामने प्रेस वाले बैठते हैं और पीएम बैठते हैं, और वो कोई भी क्वेश्चन किसी भी मुद्दे से जुड़ा पूछ सकते हैं। और प्रेस को हम ये मानते हैं कि चलो ठीक है, आधी बिक गई होगी, कुछ लोग तो होंगे जो सच में प्रेस के लिए आज भी काम करते होंगे। तो मोदी जी की जिम्मेवारी बनती है। और हम, बहुत लोग कह रहे हैं कि मोदी जी इंटरव्यू देते हैं, भैया इंटरव्यू तो प्री प्लान्ड होता है, स्क्रिप्टेड होते हैं सारे क्वेश्चन, उसमें एकदम से कोई कुछ नहीं पूछता। इंटरव्यू देने में तो आपकी पसंद के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप उस पर बोलेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है, आपको नहीं पता, सामने बैठे हैं 50-100 लोग, वो कुछ भी पूछ लेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। उस हिसाब से देखें भाई, 1 साल 2 साल समझ में आता है। अब तो हमने 15 साल की कमान दे रखी है मोदी जी के हाथ में, 12 साल पूरे बीत गए, 13वां साल चल रहा है। अभी मोदी जी का रिकॉर्ड भी बना है ना कि सबसे लंबे इलेक्टेड टाइम पीरियड में रहने वाले पीएम, क्योंकि नेहरू वैसे तो 17 साल थे, लेकिन 47 से 52 में जाके बने थे वो इलेक्शन के बाद, उससे पहले वो इलेक्टेड नहीं थे, वो तो सर्वसहमति से जैसा सही समझा गया बना दिए गए। तो जब मोदी जी एक रिकॉर्ड बना गए हैं तो ये फिर एक सवाल कहीं ना कहीं उठेगा कि आपने जब 12 साल का कार्यकाल इलेक्टेड पीएम के रूप में पूरा कर लिया और आप देश के नंबर 1 बन गए, तो उस बीच में आपने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की? इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 अलग चीजें हैं। किसी कैमरे के सामने बोल देना होता है भाषण देना, और जब इंटरव्यू होता है ना तो उसमें डायलॉग्स होते हैं, एक आदमी क्वेश्चन पूछता है, दूसरा आंसर करता है, उसमें 2 आदमियों का, 2 क्या, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो 50-100 लोग बैठेंगे, तो वहां इंटर आपस में बातचीत होगी, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होगी, जब वो जवाब देंगे तो उसके ऊपर भी सवाल उठेंगे। और हमें ऐसा लगता है, अब आज की पढ़ी लिखी पीढ़ी इस बात को मानने लग गई कि अगर किसी इंसान को हमने जिम्मेदारी के पद पर बैठाया है, वोटिंग राइट, कई लोग कह रहे हैं कि मोदी जी से क्या जरूरत है पूछने की, भाई उन्हीं को तो हमने अपना सर्वे सर्वा बना दिया, सारे देश की सारे संसाधनों का मालिक हमारा पीएम ही तो है। क्या चीज कैसे इस्तेमाल होगी अगले 5 सालों में, सारी प्लानिंग वही तो करते हैं, तो हम उनसे क्यों ना सवाल पूछें। और जो लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारी दुनिया के किसी कंट्री को उठा के देख लो, सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चाहे वो यूएस का प्रेसिडेंट हो, चाहे वो किसी छोटे देश का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट। ये जिम्मेवारी होती है, आप जिस पद पे बैठे हैं वहां बैठ के आपने क्या किया। और मुझे ऐसा लगता है, इंसान है, मैं हूं, तुम हो, कोई भी है, बेटा गलती तो किसी से भी हो सकती है ना। मोदी जी क्या गलती नहीं कर सकते? कर सकते हैं, इंसान ही तो है। अगर किसी से कोई गलती हो जाए और अगर खुले मंच पे उस गलती को मान ले, तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम भी इस बात को समझते हैं कि हाँ कोई डिसीजन गलत हो सकता है, बहुत बार आप जो सोचते हैं वैसी परिस्थितियां नहीं निकलती हैं, लेकिन किसी से बात ही ना करना, किसी के सामने जाना ही ना, ये तो कोई उपचार ही नहीं हुआ। रही मन की बात, मन की बात में मोदी जी सिर्फ अपनी बात कर रहे होते हैं, किसी की बात कहाँ सुन रहे होते हैं। और जिनकी सुन रहे होते हैं, आप सबको पता है कि उनको पहले से बताया जाता है कि आपको ये क्वेश्चन करना है, आपको ये मैसेज देना है, ये सब प्री प्लान्ड होता है ना। खुले तौर पे एक भी देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, और जो कल घटना हुई ये 100% रोकी जा सकती थी। क्या जरूरत पड़ी थी कि इतने दिन तक रुके रहते? कल भी तो बात ही की ना, बात करके वो कागज ही तो लिया, वो कागज पहले ले लेते।
यानी ये जितना घटनाक्रम हुआ, या तो सरकार इतना लाइटली ले रही थी कि कुछ होगा ही नहीं, और कुछ होगा ही नहीं तो इसका मतलब लोग बिल्कुल ही सो गए हैं क्या? अभी जनता सोई नहीं है। कल कितना बड़ा हुजूम, तुमने देखी वो जो ड्रोन की पिक्चर्स थी, पूरा सर्कल पैक्ड था। और ये हालत कब थी? जब तुम सबके सामने, तुमने तो लाइव देखा, ट्रेन्स में जाने से रोका गया। मेट्रो की कितनी सारी वीडियोस आ रही है ना कि पूरा सब कुछ पैक, बाहर से गेट बंद। ऐसे ही सोचो न, इस रूट पे हरियाणा से दिल्ली रोक दी गई सवारियां, ऐसे राजस्थान से, यूपी से, पंजाब से, कोई जा ही नहीं पाया दिल्ली। अगर सबको जाने का मौका मिलता तो दिल्ली पैक हो जाती। तुम्हें याद है 1975 में एक बार ऐसा पहले भी हुआ था, लाखों लोग दिल्ली पहुंच गए थे। उस टाइम एक नई पार्टी बन गई थी, फिर आगे जाके जब ये इमरजेंसी और ये सब, जब जब देश की जनता दुखी होती है ना, थोड़ा 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 तो सह लेती है, लेकिन जब अति हो जाती है ना, फिर जनता उठती है, फिर मार भी खाती है, लेकिन आगे बढ़ती है। कल की घटनाएं देख के बहुत दुख भी हुआ। कई लोगों के देखो सर फट गए हैं, उनके ऊपर ऐसा, कईयों के हाथ टूट गए, पैरों पे चोट लगी है, कितने बच्चों के चेहरों पे देखो कितने सारे घाव थे। पुलिस वालों की भी कई वीडियो आई जिसमें पुलिस को भी मारा जा रहा है। देखो जब गड़बड़ियां होती हैं तो ये दिखता नहीं है भीड़ में कि कौन लपेटे में आ गया। कई पुलिस वालों को भी मारा है, वो वीडियोस थी। कई चीजें गड़बड़ की थी जो लोगों ने पहले से नोटिस की, जैसे वो ट्रक जो खड़ा हुआ था पत्थरों से भरा हुआ, वो किसने लाके पहले ही खड़ा कर दिया। कुछ वीडियोस आपने देखी होंगी ना, ऐसे ही कुछ गाड़ियां जो टूटी पड़ी थी, जली पड़ी थी, वो पहले से खड़ी कर रखी थी। अब लोग समझने लग गए। पहले क्या था, लोग ना फंस जाते थे, लेकिन अब लोगों को पता है कि सरकार कहाँ पे हमें फंसा सकती है, तो पहले से ही वीडियोस बना लेते हैं। पहले लोगों को जानकारी नहीं थी, अब लोग जागरूक हैं। तो इन सबका लास्ट में एनालाइज करके जो निकलता है, अब सरकार को अपना ढर्रा बदलना पड़ेगा। और ये मैं अपने जीवन काल में पहली बार देख रही हूँ कि इतने बड़े लेवल पर बिना किसी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के इतने सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे थे। और जो हमें दिखा उससे कई गुना ज्यादा स्टूडेंट्स पहुंच जाते अगर ये रेल ना रोकी गई होती। बसों की भी चेकिंग हुई है, मतलब इकट्ठे लोग ना पहुंचे, ये पुरजोर कोशिश थी। कल तुम सब तो लाइव देख के आए हो, सोनीपत में क्या हुआ, ऐसा हर जगह हुआ है, जाने नहीं दिया। स्टूडेंट्स के ग्रुप जहां दिखे ना वहीं रोक दिए गए, नहीं तो कल दिल्ली में चलने लायक जगह ना बचती। तो अब सरकार को ये समझना पड़ेगा कि एक हद तक ही चीज को दबा पाओगे, उसके बाद फिर वो एकदम से विनाशकारी साबित होगी। और इस लोकतंत्र में अगर सरकार को लगता है कि उनसे गलती हो गई तो मानने में कोई बुराई नहीं है। बड़ा आदमी भी तो गलती मान लेता है। और अपने आप सोचें कि हमारे माँ बाप से कई बार गलती नहीं हो जाती है, तो देश के मुखिया से भी गलती हो सकती है। और अगर गलती हो गई है तो उसको सुधार कर ले। पेपर लीक का 100% कारण है भ्रष्टाचार। पेपर लीक अपने बच्चे के लिए एक आदमी नहीं कराता, पेपर लीक का एक संगठन, एक गिरोह होता है, गैंग होता है, और उसमें 100% पैसे का लेन देन चलता है। तो ये तो खुली बात है कि भ्रष्टाचार इतने बड़े लेवल पे है। और एक और अजीब बात, जब ये यहाँ बैठे हैं, क्या उसके बाद 1 महीने में पेपर लीक नहीं हुए? उसके बीच में पेपर लीक हो गए हैं। मतलब डर नाम की चीज ही नहीं है। अगर सरकार नहीं भी इन्वॉल्व है, हम मान लेते हैं सरकार इन्वॉल्व नहीं, मोदी जी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, लेकिन जो लोग इन्वॉल्व है कम से कम उनके प्रति तो कोई एक्शन लो। और वो अगर जनता में से ही है तो पकड़ो उनको। जनता तो राजी है, मैं तुम हम सब राजी हैं कि जो घटिया लोग हैं, जो बिना मेहनत के कुर्सियों पर बैठे हैं, वो पकड़े जाएं और हर मेहनती बच्चे को अपना हक मिले। कंपटीशन कराएं। हम ये भी नहीं कह रहे सबको नौकरी दो, हमें भी पता है सबको नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन बेटा कंपटीशन तो हेल्दी रखो। जो सच में मेहनती है, पढ़ने लिखने वाला है, जो 8-8 घंटे पढ़ रहा है, कम से कम उसको एक प्लेटफॉर्म दो कि वो ये कंफर्म कर पाए कि मैंने इतनी मेहनत कर ली कि मेरा नंबर आ जाएगा। अब वो 8-10 घंटे पढ़ के जब जाता है, पेपर लीक, फिर पेपर कैंसिल, तो फिर उसका मनोबल टूटता है ना। और चलो 1-2 पेपर लीक हो तो हम मान ले कि चलो आटे में नमक वाला काम, फिर भी इतनी बड़ा व्यवस्था है, चल सकता है कि भाई सिस्टम की गड़बड़, लेकिन हर पेपर लीक हो रहा है। सरकारी नौकरी का पेपर, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे आपके बड़े अधिकारी वर्ग का, आईआईटी के पेपर की बात करें, नीट के पेपर की बात, सीयूईटी के पेपर की बात करें, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। यहाँ जाके एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और मुझे ऐसा लगता है अब मोदी जी को अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी। बहुत लंबा टाइम बीत गया और जो लोग पहले बीजेपी के समर्थक थे, देखो कभी भी ना इस चीज को भी ध्यान से समझ बेटा, क्योंकि तुम अब वोटिंग एज में आओगे, किसी एक पार्टी के पीछे नहीं पागल होना चाहिए। पार्टी को चुन के हमसे गलती भी हो सकती है। जैसे ऐसा जरूरी नहीं कि हमने एक पार्टी चुन ली तो वही परफेक्ट है, नहीं, उसमें बैठे लोग गलत नीतियां बना सकते हैं और हमारा हक है
कि हमें लगे कि जो पार्टी हमने चुनी और उसमें कमियां हैं, वो गलतियां कर रही है, तो हम उसके खिलाफ बात करें। अगर हम ये सोचेंगे डेमोक्रेसी का मतलब तुमने जिस पार्टी को वोट दिया उसके खिलाफ बोलना ही नहीं है, ये क्या बात हुई भाई? पार्टी में लोग बैठे हैं, वो गलतियां करेंगे, तो हमें ना कांग्रेस विरोधी होना, ना बीजेपी पक्षधर होना, ना बीजेपी विरोधी, ना कांग्रेस पक्षधर, ना किसी और पार्टी का। भाई जिस पार्टी को हमने अपने 5 साल के लिए अपना हेड बनाया, अगर उस पार्टी की बातों से हम शुरू में इंप्रेस हुए थे लेकिन उस पार्टी ने उस पर काम ही नहीं किया, तो फिर हम उस पार्टी को बदलने की कोशिश करेंगे, या हम कम से कम क्वेश्चन तो पूछेंगे कि आपसे हमने ये उम्मीद की। एक बड़ी फेमस लाइन हुई थी मोदी जी की 2014 में जब इलेक्शन थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बहुत अच्छी लाइन थी। मोदी जी हम मान लेते हैं बिल्कुल नहीं खा रहे, बहुत लोग दलील देते हैं कि उनका कौन सा परिवार है, वो किसके लिए खाएंगे, किसके लिए भ्रष्टाचार करेंगे, उनके थोड़ी ना बेटा बेटी हैं, उनका परिवार भी नहीं है। हम मान लेते हैं 100% मोदी जी नहीं खाते, वो बिल्कुल साफ है, लेकिन बेटा कोई और तो खा रहा है ना, और उनकी ही पार्टियों में नीचे के लोग खा रहे हैं। तो क्या मोदी जी की ये जिम्मेदारी नहीं है कि अपनी पार्टी के लोगों को पकड़े या उनके अंडर जो काम करते हैं उनको पकड़े? भ्रष्टाचार 100% है, अभी गायब नहीं हुआ, अदरवाइज पेपर लीक ही ना होते। अपने बच्चे के लिए पेपर लीक कराएंगे तो 10-20 लोग करा लेंगे। ये इतने बड़े बड़े गैंग्स जो पेपर लीक कराते हैं, 10 लाख का बिक गया, 15 लाख का बिक गया, 20 लाख का, सोचो कितना बड़ा बिजनेस बना लिया। और मोदी जी की ये लाइन तो फिर बिल्कुल कांटा लगाने पड़ेगा कि मैं नहीं खाऊंगा चल जाएगा, लेकिन आप खाने तो दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं जिम्मेवारी तो है। और आज 12 साल प्लस के टाइम में हमारी एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम अब मोदी जी जान लें, गलती किसी भी इंसान से हो सकती है, हो सकता है इस सरकार से भी हो गई हो। अभी भी 3 साल बचे हुए हैं, 3 साल कम नहीं होते। अपनी इमेज अगर सरकार को सुधारनी है, पेपरों पे काम कर लें, पेपर लीक करने बंद कर दें, टाइम से पेपर लें, बच्चों को फेयर सिलेक्शन मिले तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर यही ढर्रा चलता रहा और ये सोचेंगे कि लोग भूल गए, तो लोग भूलेंगे नहीं। अब जनता जेनजी ज्यादा तेज है। अब तक जितनी पीढ़ियां आई, आंदोलन हमेशा से हुए हैं, ऐसा नहीं आंदोलन नहीं थे। अन्ना हजारे का भी आंदोलन था, उससे पहले जयप्रकाश का बहुत बड़ा आंदोलन था 70 के दशक में, बहुत। लेकिन बेटा ये पहला आंदोलन है, मैंने जितनी पढ़ी हैं चीजें उनमें ये पहला है जिसमें कोई एक बड़ा चेहरा नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि एक सिंगल पार्टी लीड कर रही थी। कुछ लोग दलील दे रहे हैं कि वहां बसपा वाले पहुंचे हुए थे या भीम आर्मी पहुंची थी, पहुंचे थे, सब पहुंचे थे, लेकिन वो सब नीचे थे। जो सबसे ऊपर लोग थे ना, वो स्टूडेंट्स थे, वो बच्चे थे जो दुखी थे, परेशान थे इस सिस्टम से। और पार्टियां तो हमेशा रोटी सेकने का काम करती ही हैं, वो वहां पहुंचेंगी, लेकिन पार्टी वहां जाती है जहां भीड़ पहले से इकट्ठी हो गई हो। और ये भीड़ लालच वाली नहीं थी, ये भीड़ वो नहीं थी जैसी हमने वीडियोस देखी हैं। तुमने वो वीडियोस देखी हैं जिनमें इलेक्शन से पहले जिंदा मुर्गे पकड़ाए जा रहे थे, जिनमें 500-500 के नोट बांटे जा रहे थे? कितनी कॉमन है और सब कुछ दिखता है। आज के टाइम में ना मीडिया बहुत बहुत एक्टिव है, तो इसका मतलब ये स्टूडेंट वो बिल्कुल भीड़ नहीं थी जो भर भर के ट्रकों में, अभी हाइड्रोजन ट्रेन चली उस दिन की तुमने वीडियोस देखी हैं? जो लोग वापस जा रहे हैं उनसे बातचीत की है, इंटरव्यू, तो ज्यादातर ने क्या कहा कि कुछ खाने को नहीं मिला, हमें कह के लाए थे यहाँ खाने को मिलेगा, और कुछ कह रहे थे हमें बिठा तो लाए गाड़ियों में और वापसी में हम पैदल पैदल जा रहे हैं। भीड़ इकट्ठी करनी पड़ती है बेटा, लेकिन ये जो दिल्ली में कल भीड़ थी ना, ये अपनी मर्जी से आए हुए स्टूडेंट्स थे। कोई स्कूल में पढ़ने वाले, कोई कॉलेज में, कोई कोचिंग लेने वाले, इनको किसी ने उनमें भर भर के नहीं भेजा कि 500-500 रुपए मिलेंगे या बाद में तुम्हें खाना। ये बहुतों को पता था कि कल वहां लाठीचार्ज भी हो सकता है। किसको नहीं पता था? ये पता था कि बैरिकेडिंग जब टूटेगी तो पुलिस कोई ना कोई एक्शन लेगी, हमेशा से होता आया। लेकिन फिर भी देखो कितने लोग पहुंचे हुए थे, और देखा कई लोग तो छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेके गए हुए थे, 4-4, 5-5 साल के बच्चे। अब क्या कहें कि वो पैसे के उसमें आ गए? कोई पैसा नहीं बटा वहां, कुछ लालच नहीं था, सिर्फ ये कि भाई ये गलत काम है, ये रुकना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज पहुंची, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज साइड में थी। ये मुद्दा था स्टूडेंट्स का, और अब ये सरकार को जागना चाहिए कि भाई जितनी गलतियां अब तक हो गई। मनमोहन सिंह जी को हम मौन पीएम का टैग देते थे कुछ लोग कि बोलते नहीं है, नहीं भी बोलते थे ना, तब भी हर साल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, प्रेस वाले उनसे क्वेश्चन पूछते, वो आंसर करते थे। 2014 में सरकार हटी थी कांग्रेस की, उस साल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस पर निकाल के देख लो, यूट्यूब पे सब कुछ है बेटा। अब जागरूकता है, किसी पे विश्वास मत करो, यूट्यूब पे निकाल के देखो अपने आप, 2014 की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तुम्हें वीडियोज मिल जाएंगी। यानी जिस आदमी को कंफर्म है कि मुझे जाना है, इलेक्शन होते हैं ना उससे पहले
प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसको पता है कि मैं इस साल नहीं आने वाला हूँ, वो भी एक जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। अब मोदी जी तो अभी कम से कम 3 साल और बैठे रहेंगे, अभी 26 चल रहा है, 27, 28, 29, इन 3 सालों में भी अगर मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे और जहां जिस कम्युनिटी की प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स की है, कुछ ये नहीं कहते कि सब, देखो बेटा लोकतंत्र में ये पॉसिबल नहीं है कि सब लोग संसद भवन जाते, वो गलत भी होता। अब सब अच्छे हैं लेकिन अगर उनमें से 5-7 बदतमीज होते, गड़बड़ करते, तो वो हमारी बेइज्जती होती। लोकतंत्र का हृदय स्थल है हमारा संसद भवन, वहां सबको नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक तरीका होता है ना कि वहां तक आए ही ना लोग, पहले ही जाके संसद भवन से जाके उनकी बात सुन लो ना, वो क्या कह रहे हैं, और क्यों किसी को भूख हड़ताल पे बैठना पड़े। अंग्रेजी राज में जब भूख हड़ताल करते थे गांधी, हम कितनी बार तो पढ़ते हैं, याद है लॉर्ड इरविन ने दिल्ली बुलाया था गांधी को, आरटीसी की बातचीत तुम्हें बताई हुई है ना, उस टाइम पे भी लोगों को ऐसे इनवाइट करके बुला के बैठा के बातचीत करते थे कि भाई तुम्हें क्या चाहिए। उस टाइम हम क्या थे, गुलाम, और वो हमारे एक तरह से आका बन के बैठे थे, फिर भी बात करते थे। लेकिन आज अगर हम देखें, हमारी तो लोग हैं, हमारे बीच में से गए, हम तो अपने जैसे ही समझते हैं, यहाँ तो प्रधानमंत्री भारत का एक नागरिक ही तो है। उस बात के साथ हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मोदी जी कम से कम बातें सुनने लग जाएं और लोगों के सामने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लाइव ये चीजें हों, हम भी सुने हमारा पीएम क्या सोचता है, हमारा पीएम क्या पॉलिसी बना रहे हैं। जैसे कोई कहता है कि भाई मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर पर से पढ़ के बोलते हैं, तो हमें बुरा लगता है। भाई हम एक पढ़ा लिखा देश है, हमारे देश की एक इज्जत होनी चाहिए। दुनिया में ये बात अगर फैल रही है, एक तुम्हें ध्यान है पीछे एक वीडियो में एक विदेशी पत्रकार ने क्या कहा कि मोदी जी जो है विदेश में जब गए हुए थे कि मोदी जी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। ये बात इंटरनेशनल लेवल पे क्यों चल रही है, और ये मोदी जी को लगती ना लगती हो, हमें लगता है कि भारत की भी बेइज्जती है। हमारे पीएम के प्रति बाहर वाले क्यों ऐसा बोल पाते हैं कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते या जनता से बात नहीं करते, और ये क्यों कहते हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर में ना बोले ना, ऐसा लोग आए और बातचीत करें और मोदी जी की इज्जत बढ़ेगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। बेटा वो एक इंसान मत सोचो, वो एक पोस्ट है, उस पोस्ट की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, रिगार्ड होना चाहिए। हमारे प्रेसिडेंट की, हमारे पीएम की देश में और विदेश में इज्जत होनी चाहिए, इससे भारत का मान बढ़ता है। लेकिन अगर कोई विदेशी भी हमारे पीएम के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं तो इससे हमारे देश की भी तो बेइज्जती है, हमारी भी तो साख गिरती है। तो अभी 3 साल हैं, मोदी जी को ये चाहिए कि बच्चों के जिन जिनको दिक्कत है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, महिलाएं हैं, या जो भी कम्युनिटी है, बीच में जाएं, सुने, और अगर गलतियां होती हैं तो उन गलतियों को एक्सेप्ट करें और गलतियों में सुधार कर लें। हर आदमी से गलती होती है, तुम और मैं परफेक्ट थोड़ी ना है बेटा, क्या हमने कोई गलती नहीं की, बहुत गलतियां की हमने, लेकिन गलतियों से सीख के आगे बढ़ना उस आदमी की हमेशा प्रशंसा होती है, क्योंकि सीखते रहना, आगे बढ़ना एक प्रोसेस है। और मोदी जी उस प्रोसेस में 12 साल तो जमे रहे एक जगह कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। कम से कम अब कदम उठा लें तो हम जैसे लोग जो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भारत का मान बढ़ेगा। और अब कहीं ना कहीं जो लोग बिल्कुल आंख बंद करके बैठे हैं, मुझे लगता है उनकी भी आंखें खुलनी चाहिए। पुलिस ने जो कल एक्शन लिया, मैं पुलिस के विरोधी नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है वो एक्शन भी उनको लेना पड़ता है क्योंकि ऊपर से बेटा ऑर्डर्स आते हैं। पुलिस वाले कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ये कुछ नहीं, इनको ये मत सोचो ये गलत है, ये क्या करें, इनको तो एक कॉल आएगी कि लाठी चार्ज करो, कर देंगे लाठी चार्ज। उनको अपनी मर्जी से चलने का हक नहीं है, उनके सिर पे जिम्मेदारी है। किसी की माँ बीमार है, किसी के पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट है, किसी के बच्चों की फीस जानी है, वो तो तुम्हारे जैसे तो लोग हैं। तुम नौकरी चाहते हो अपने परिवार चलाने के लिए ना, ये पुलिस वाले, आरपीएफ वाले सब नौकरी कर रहे हैं, इनको तो बेचारों को ऑर्डर फॉलो करना है। प्रॉब्लम है ऊंचे लेवल पे बैठे हुए लोग, जो ऊंचे लेवल के अधिकारी हैं और जो उससे ऊपर बैठे हैं, उन्हें चाहिए कि सिस्टम की डिमांड को समझें, इस टाइम क्या जरूरत है उसको समझें और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लें। कल जो सोनीपत में घटना हुई उसमें नीचे के जो लोग थे, जो भाई 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, वो थोड़ी ना बदतमीजी कर रहे थे। जो बदतमीजी सामने आई वो तो आला अधिकारी ने की ना, भाई एक बड़े रैंक के अधिकारी ने तो बदतमीजी की, बात करने का तरीका गलत था। भाई ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई इंसान अगर किसी चीज से खुश नहीं है सरकार की पॉलिसी से तो वो विरोध जता सकता है, इसमें बदतमीजी करने की क्या जरूरत है। और कल जितना मैंने देखा था, पहले वीडियो बन गई थी कि हम वापस जा रहे हैं और वापसी का पूरा कंफर्म हो गया था, वीडियो भी लाइव थी, वो तो अब चाहें तो उसको चेक कर लें टाइम। ये बात हो गई थी कि भाई हमें जाने नहीं दे रहे और हम वापस जा रहे हैं। वापस जाना कहने के बाद भी बदतमीजी कर रहे थे, तो ये गलत है। और आला अधिकारियों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपनी भाषा का।
एक सभ्य भाषा। बड़े लेवल पे बैठा हुआ आदमी ना, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। छोटे लेवल का आदमी कुछ करे तो सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक हाई लेवल पे बैठा इंसान जिसने कितना पढ़ा होगा, इंटरव्यूज दिए होंगे, कहीं प्री लिखा होगा, मेंस लिखा होगा, तब जाके वहां तक पहुंचा। अगर उसको ये नहीं दिख रहा कि इतने सारे सर हैं और ये मान गए हैं जाने के लिए, कोई यूं ना कि नहीं हम अड़ रहे हैं, हम तो ये करेंगे, हम तो बैरिकेडिंग तोड़ेंगे, हम और डंडे लेके जा रहे हैं। भैया शांतिपूर्वक एक समूह आया और वो कह रहा है हमें जाना है, पुलिस वालों ने कहा नहीं जाना, अलाउ नहीं है, तो ठीक है वापस चलते हैं। उसके बावजूद अधिकारी आ रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि बस ये दिखाना है कि हम अधिकारी हैं। भाई कंधे पे राजकीय चिन्ह लगाने से आप बड़े अधिकारी नहीं बनते हैं, वो आप पद पे बैठ गए हैं, लेकिन आपका व्यवहार ये तय करता है कि आपको इज्जत कितनी मिलेगी। तो ये थोड़ा सा जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए। और कल को तुम भी जहां जाओ ना बेटा, काम करना तो ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन जब भी पब्लिक डीलिंग हो तो इस बात का ध्यान रखना कि पब्लिक आप जैसी ही तो होती है, कल को आप ही नौकरियां करोगे। मैं देखती हूँ कई बार जैसे बिजली दफ्तर में बदतमीजी कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। तुम आज पब्लिक हो, कल तुम कहीं जाके बैठ जाओगे किसी दफ्तर में, तो ये याद करना कि हम भी पब्लिक में से ही निकल के आए हैं और अपनी डिमांड रखने का हक सबको मिला हुआ है। मैंने तुमने नहीं दे रखा, संविधान ने दे रखा है। कल कितने सारे स्टूडेंट्स थे, सुबह मैंने देखी वीडियोस जिनमें वो फ्लावर और संविधान की किताब लेके हाथ में जा रहे थे कि हम संसद तक जाएंगे किताब और फूल के साथ, लेकिन उसके बाद जो भयानक वीडियोस आई वो सच में भयानक थी। और देख के लगता है कि हाँ, जिनके माँ बाप ने अपने बच्चों को लाठी खाते देखा, कईयों के पैर टूट गए हैं, किसी के कंधे पे हड्डी टूट गई, किसी का सर फट गया। और ये तो थोड़ी वीडियोस हैं, क्योंकि उस टाइम बच्चे वीडियोस बनाने की पोजीशन में नहीं थे, भागदौड़ मची हुई थी। कितने ज्यादा लोग जख्मी हुए होंगे, सबकी जानकारी थोड़ी ना मिलेगी। पुलिस अपने बिहाफ पे कह रही है 50 तो हमारे जख्मी हुए हैं, 50 या 100 के बीच में बता रहे हैं। सोचो पुलिस अगर 50-100 जख्मी हुई है तो जनता कितनी जख्मी हुई होगी। पुलिस का जख्मी होना तो बहुत बाद की बात है ना। पहले तो लाठी चार्ज में जिसके हाथ में डंडा है, जिसके सिर पे हेलमेट है, जिसने जैकेट पहनी है, वो तो बेटा हावी रहेगा। पुलिस को पकड़ने वाली भीड़ तो बहुत बाद में, कि वो एक आधा कोई घिर गया, नहीं तो उनके जितने नंबर वो बताएंगे ना, उससे कई गुना ज्यादा नंबर जनता पिटी होगी, जनता ने लाठियां खाई होंगी तब जाके। तो इन सबका तरीका यही हो सकता है। ये लोकतांत्रिक देश है, सरकार जब भी कोई बड़ी कम्युनिटी कहे उसकी बातों को कम से कम बुला के रिप्रेजेंटेटिव को सुन ले कि ये क्या चाहते हैं। और मैं ये भी नहीं कह रही कि जनता हमेशा ठीक होगी, बेटा हम भी तो गलत हो सकते हैं। हो सकता है हमारी कोई डिमांड गलत हो, तो वहां बैठ के बातचीत से इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जो गलत है उसको गलत होने का कारण बता दें कि बेटा तुम्हारी ये डिमांड गलत है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम भी तो जान लेना कि हमारी क्या गलतियां हैं, चाहे वो कम्युनिटी किसानों की हो, चाहे व्यापारियों की, चाहे विद्यार्थियों की, सबसे बात कर लेनी चाहिए। और बात करने में हर्जी क्या है। तो हमारे पीएम तक ये मैसेज अगर पहुंचे कि हर चीज का हल है बातचीत, अगर बात कर लेंगे तो स्टूडेंट्स भी खुश हो जाएंगे। और अगर पीएम खुद सोचो, इमेजिन करो कल सुबह सुबह पीएम का मैसेज पहुंचता कि भाई रिप्रेजेंटेटिव्स के 10 बच्चे आ जाओ, मैं पर्सनली बात करूंगा, तो आज हम पता है क्या कह रहे होते कि लोकतंत्र वाकई में जिंदा है। हम कितने पॉजिटिव होते कि कल पीएम ने देखो सुबह 10 बच्चे 11 बच्चे बुला लिए। ये एक स्टेप ही लेना था, बच्चे फिर भी गए, 2 लड़कों के वो तुमने वो देखा होगा ना, लेकिन बेटा तब तक बातें बिगड़ गई थी। तो हमेशा बड़प्पन दिखाना चाहिए बड़े पद पर बैठे आदमी को। और जब ऐसा लगे कि इतनी दुनिया दुखी है तो उनके 5-7 प्रतिनिधि बुला के बातचीत कर ले, कुछ नहीं जाता बातचीत में। और जो ये भी मान के चलना, जब प्रतिनिधि जाते हैं ना 5-7 या 10, वो बदतमीजी नहीं करते बेटा। पहली बात तो भीड़ सारी जाती नहीं, पूरी भीड़ को बोलना भी नहीं आता। कुछ लोग जाते हैं जिनको समझ होती है, जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आंसर दे सकते हैं, जिनको बोलना आता है। जब एक बंद कमरे में प्रधानमंत्री बैठा है या कोई बड़ा मंत्री और सामने टेबल के 8-10 बच्चे बैठे हैं, तो बहुत प्यार से सलीके से बात हो सकती है। और जो अंदर जाएंगे ये मान के चलो कोई हथियार लेके तो जा नहीं सकता पीएम से मिलने, खाली हाथ जाएंगे, कोई डर तो है नहीं कि बच्चे कुछ करेंगे, सिक्योरिटी भी तो वहां होती है। तो सिर्फ एक बात ही तो करनी है। अब आगे के लिए सीख ले सकती है सरकार अगर चाहे, जो दुखी हैं, जो प्रतिनिधि उनमें से हैं, उनको बुला के बातचीत कर ले। और प्रतिनिधि बाहर जाके अपनी जनता, अपने जो उनके साथ है उनको बता दें भाई हमारी ये बात हो गई, चलो हम इसको खत्म करते हैं। जो कल तरीका था वो सरासर गलत था। और ये मेरे जीवन काल में पहला ऐसा इंसिडेंट था जिसमें बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी का चिन्ह यूज किए इतना क्राउड इकट्ठा था, जिसमें 90% बच्चा, 95% बच्चा जवान था, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता राजनीति में कौन किस मंत्री के पद पर बैठा है, जिसको अकल भी नहीं है इन सब की, जो बेचारा सिर्फ और सिर्फ ये डिमांड रखने गया था कि मेरी बात सुन ली जाए, पेपर लीक ना हो। और हम इस बात के बिल्कुल पक्षधर हैं कि चाहे कम बच्चों को नौकरी मिले, लेकिन मिले उनको जो सच में काबिल हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं। तो ये सरकार तक अगर बात पहुंच पाती है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज जिस ढर्रे पर अभी काम चल रहा है
ये सरकार चौथी बार तो किसी भी कंडीशन में आ नहीं पाएगी, इसी ढर्रे पर अगर चलती रही तो। फिर इसको भी आगे जाके कहीं गलती ना गिना जाए कि क्यों हमने 3 बार सरकार को बनाया, क्यों सरकार पे विश्वास किया। तो अभी सरकार के पास 3 साल हैं, 3 सालों में खोया हुआ विश्वास वापस जीत सकती है। एक्शन हमेशा ज्यादा बताते हैं। सरकार अब भी अगर ठीक से काम कर लेना तो 3 साल में सरकार की इमेज कहीं ना कहीं हमारा ट्रस्ट वापस से बन सकता है, अदरवाइज सब कुछ खात्मे की तरफ है ये।